Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10th. So students, guess what? आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने टर्म 2 एग्जाम के लिए क्या किया है, अनाउंस किया है। होप आप सभी को पता होगा कि आपके सभी सब्जेक्ट के टर्म 2 एग्जाम के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, सीबीएसई वेबसाइट पे आपको मिल भी चुके होंगे। बहुत से सैंपल पेपर्स होप आपने देख भी लिए होंगे। आज इस वीडियो में हम जिस सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं वो है आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th बुक कोड 165 का। ओके, सो टर्म 1 एग्जाम तो जैसे आप सभी को पता थी कि एमसीक्यू बेस्ड हुए एंड होप सभी के पेपर भी अच्छे गए होंगे। इसका भी सैंपल पेपर 100 एमसीक्यूज हमने सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और अब बारी है टर्म 2 के एग्जाम की। तो आज का जो ये सैंपल पेपर सीरीज है जो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के बारे में कि एक्चुअल में टर्म 2 में जो बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर किस तरीके से आने वाला है, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या मार्किंग होगी एंड ओवरऑल सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दैट इज सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th ईयर 21-22 कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165, जिसमें आपको टाइम मिलने वाला है कितने आवर्स? 2 आवर्स। ओके, कितना टाइम मिलेगा आपको? 2 आवर्स का। और कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का? वो है 25। ओके, मतलब टोटल जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे। अब जैसा कि स्टार्टिंग से अभी तक डिक्लेयर हुआ है कि आपका जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड था। तो टर्म 2 का जो एग्जाम है वो बेस्ड है आपका सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ शॉर्ट आंसर्स दिए होंगे, बस उन्हीं के आपको आंसर्स करने हैं। ओके, सो इसमें बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एमसीक्यूज, फिलअप, क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, प्रैक्टिकल, सब चीजें हमने कवर कर ली है। सो होप आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आएगा और जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम जरूर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और किस पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है वो पैटर्न भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हर एग्जाम में जब एग्जाम पेपर आप देने जाते हो तो इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो सैंपल पेपर में भी सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही आप क्वेश्चन के आंसर्स करने वाले हो। इन इंस्ट्रक्शन से ही आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस हैं एग्जाम पेपर में आपके और कितने मार्क्स के हैं और कैसे आपको उसमें लिखना है, कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, किस हिसाब से लिखना है। ओके, सो चलिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहां पर। The question paper contains 3 sections, section A, B and C. Okay, so as usual जैसे टर्म 1 में भी 3 सेक्शन थे A, B, C, वैसे यहाँ पे भी टर्म 2 के आपके पेपर में भी 3 सेक्शंस होने वाले हैं A, B and C. Each section is compulsory. हर एक सेक्शन कंपलसरी है, हर एक सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आया? नाउ सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं? सेक्शन ए हैज 4 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होंगे? 4 क्वेश्चंस होंगे। किस टाइप के होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप। मतलब आपका जो पेपर है टर्म 2 वाला सैंपल पेपर में ये बताया गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे मात्र और वो 4 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप है। मतलब आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आंसर लिखना है शॉर्ट वे में। समझ में आया? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, बाकी चारों में नहीं, किसी भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलनी है। फाइन, यहां तक समझ में आ गया कि 4 क्वेश्चंस होने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में आपको आंसर करना है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन बी में? 3 क्वेश्चंस। और 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो किस तरीके से लिखना है आपको? लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट। मतलब लॉन्ग आंसर टाइप के 2 टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। समझ में आया? तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप आंसर लिखना है आपको, है ना? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइप 1 में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। कितने मार्क्स का है देखो?
हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे, इट मींस कि 3 3 3 3 ओके 9 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं। इनमें भी आपको जो चॉइस मिलेगी वो क्या, सिर्फ एक क्वेश्चन में मिलना है। थर्ड, सेक्शन सी हैज 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में सबसे कम क्वेश्चन मिलना है, दैट इज 2 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप 2, और हर क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका 4 मार्क्स का। तो क्लियर हुई मेरी बात, अच्छे से समझ में आ गई कि टोटल आपको मिलने हैं 3 सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन में चॉइस मिलना है। सेक्शन बी में होंगे 3 क्वेश्चंस, कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग आंसर टाइप अटेम्प्ट करना है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली सेक्शन सी में होंगे 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप होगा। ओके अब यहाँ पे बड़ी समस्या ये होती है बच्चों को कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन लिखे कैसे, इनका आंसर में कितना लिखे, क्या छोड़े क्या लिखे, पढ़ा तो आपने सब है, आता आपको सभी कुछ है, राइट। तो बस वही आज डिस्कस करना है कि यदि क्वेश्चन पैटर्न आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन, डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिंटैक्स, कोड, एग्जाम्पल दिया, आउटपुट लिखना है, आउटपुट दिया, एग्जाम्पल लिखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो वो 2-3 मार्क्स में किस तरीके से लिखना है, बस वही तरीका आज हम सीखेंगे ताकि ये आपकी फाइनल एग्जाम में, टर्म 2 एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। राइट, सो टेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो वीडियो इन अ वेब पेज। अब देखो HTML हम कंप्लीट कर चुके हैं, यस HTML के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, HTML1 HTML2 कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। फाइन, HTML2 से आपका हाइपरलिंक आ रहा है, इमेजेस वाला पोर्शन नहीं आ रहा है ना, बाकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से एक्स्ट्रा सारी चीजें आ रही हैं जो भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हमने पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल, और HTML से आपका टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो आ रहा है, ठीक है, इस टर्म 2 एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। अब HTML का यूज करके हम वेब पेज डिजाइन करते हैं, सबको अच्छे से पता है, HTML में HTML टैग का यूज करते हैं, ये भी क्लियर है। अब इसमें यदि आपको अपने वेब पेज में इमेजेस ऐड करना आ गया, लिंक ऐड करना आ गया, टेबल कैसे ऐड करना है, सब आ गया, लेकिन ऑडियो वीडियो कैसे ऐड करना है, ऑडियो वीडियो के लिए कौन से टैग को यूज करना है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो यस आज इस वीडियो में हम सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 मार्क्स में कैसे लिखना है फिर मैं वो बताऊंगी, राइट। तो पहले तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऑडियो वीडियो को वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि वेब पेज में इमेज ऐड करना इजी है, लिंक ऐड करना इजी है, टेबल ऐड करना इजी है, ठीक है, वेब पेज का कलर चेंज करना इजी है, इन सब के लिए हमने टैग्स पढ़ लिए। फाइन, टेबल ऐड करने के लिए टेबल टैग पढ़ा था, इमेज ऐड करने के लिए इमेज टैग पढ़ा था, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमने एंकर टैग का यूज पढ़ा था, है ना। तो ऑडियो वीडियो को लगाने के लिए, ऑडियो वीडियो यदि आप चाहते हो अपने वेब पेज में एम्बेड करना, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 2 स्पेशल टैग जिसका नाम है ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग। Audio tag is used to add embed audio in a web page and video tag is used to embed video in a web page। कैसे, इस तरीके से देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑडियो को यदि एम्बेड करना है तो आप क्या करोगे, किसे, ऑडियो को यदि आपको एम्बेड करना है तब आप क्या करोगे, टू एम्बेड ऑडियो इन HTML वी यूज द ऑडियो टैग। किस टैग का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ऑडियो टैग का यूज करेंगे। बिफोर HTML5 ऑडियो कैन नॉट बी एडेड टू अ वेब पेज इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एरा। मतलब जब ये वेब ब्राउजर आए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मतलब HTML5 के पहले जो आप पुराना HTML वर्जन पे वर्क करते थे, तो उस टाइम पे ऑडियो वीडियो जैसा कोई कॉन्सेप्ट HTML में सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जब से HTML5 आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है, सभी को पता है ना, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे आप बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आ गए न्यू, जैसे कि गूगल क्रोम पॉपुलर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी अगर एप्पल के सिस्टम को आप यूज करते हो, ठीक है, और इसके अलावा नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, है ना। सो इन वेब ब्राउजर पे यदि आप ऑडियो वीडियो सपोर्ट चाहते हो, इनका यूज करके, ऑडियो वीडियो टैग का यूज करके यदि आप वेब पेज क्रिएट करना चाहते हो, है ना, तो वो इजी हो चुका है, ठीक है। सो इन HTML5 किसके थ्रू पॉसिबल है, वो HTML5 के थ्रू पॉसिबल है। दिस टैग सपोर्ट क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, एज इन ऑडियो फॉर्मेट्स। 3 ऑडियो फॉर्मेट्स को आप कर सकते हो वेब पेज में एम्बेड। कौन कौन से ऑडियो फॉर्मेट है वो, MP3, WAV और OGG, ठीक है, ये तीनों ऑडियो के फॉर्मेट है। ऑडियो जो आप सेट करोगे अपने सिस्टम में होगी, जिसे आप वेब पेज पे एम्बेड करने वाले हो, वो ऑडियो के फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है।
ओनली सफारी ब्राउजर डजंट सपोर्ट OGG ऑडियो फॉर्मेट। जो सफारी वेब ब्राउजर है वो OGG ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, बाकी MP3 WAV को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे मस्ट तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब ऑडियो को आपको मर्ज एम्बेड करवाना है वेब पेज पे, तो ऑडियो को एम्बेड करवाने के लिए आपके पास में ऑडियो फाइल होनी चाहिए। क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो ऑडियो फाइल। आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं ऑडियो फाइल होनी चाहिए। जैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं तो हमारे सिस्टम में कहीं एक पाथ पे इमेज होनी चाहिए, राइट? तभी आप उस इमेज को सेट कर पाओगे वेब पेज पे। बस उसी तरीके से आपके पास में ऑडियो और वीडियो फाइल पहले से कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट होना चाहिए, कहीं भी किसी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, कहीं पर भी डेस्कटॉप पे सेव होनी चाहिए। तभी आप उसका पाथ एक्सेस कर पाओगे वेब पेज में। ठीक है, जब आप वेब पेज क्रिएट करोगे HTML में। तो सिंपल जैसे इमेज ऐड किया था उसी तरीके से हम ऑडियो वीडियो फाइल को भी ऐड करते हैं। क्या सिंटेक्स होता है ऑडियो को ऐड करने का? क्या सिंटेक्स होता है? ध्यान से देखो क्या लिखा है। ऑडियो टैग को यूज किया है। किसको यूज किया है? ऑडियो टैग को यूज किया है। सोर्स टैग, ऑडियो के अंदर कौन सा टैग यूज कर लिया हमने? सोर्स टैग। सोर्स टैग का हमने एक एट्रीब्यूट यहां यूज किया है SRC। किसको यूज किया है? सोर्स टैग का एट्रीब्यूट SRC इज इक्वल्स टू फाइल नेम, टाइप इज इक्वल्स टू ऑडियो फाइल टाइप, देन ऑडियो टैग को क्लोज किया है। सो ऑडियो टैग हमें यूज करना है। ऑडियो टैग को स्टार्ट और एंड दोनों करना है, ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर जिस टैग का आपको यूज करना है, जहां पे आप क्या स्पेसिफाई करोगे कि सिस्टम में आपके ऑडियो फाइल कहां सेव है, तो वो हम सोर्स टैग में SRC एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करेंगे। फाइल का नेम, देन टाइप के साथ आप फाइल का टाइप की, फाइल किस टाइप की है? MP3 टाइप की, WAV टाइप की है या OGG टाइप की है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए इसका। ओके, सो ध्यान से देखो इस एग्जांपल को। यहां पे मैंने ऑडियो फाइल किस तरीके से एम्बेड की जाती है, उसका आउटपुट कैसे आएगा, वो दोनों आपको समझाया हुआ है। ये है हमारा HTML कोड, दैट इज HTML कोड का एग्जाम्पल। इसे आप रन भी करके देख सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखो क्या लिखा है। किसी भी HTML को स्टार्ट करते हो जब आप वेब पेज डिजाइन करना, तो HTML टैग को स्टार्ट करते हैं, हेड टैग को स्टार्ट करते हैं। हेड टैग के अंदर आप टाइटल स्पेसिफाई करते हो, देन हेड टैग क्लोज कर देते हो। तो ये पहला फॉर्मेट हुआ हमारा। दूसरा फॉर्मेट आता है बॉडी टैग को स्टार्ट करने का। बॉडी टैग स्टार्ट किया, अब ऑडियो को आपको मर्ज करना है, ऑडियो को एम्बेड करना है कहां पर? वेब पेज पर। तो ऑडियो एम्बेड करने के लिए हम जिस टैग का यूज करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। बॉडी टैग के अंदर मैंने H2 मतलब कि हेडिंग टैग है ना, हेडिंग का जो सेकंड फॉर्मेट होता है वो H2 टैग में मैंने लिख दिया है क्लिक प्ले बटन टू प्ले ऑडियो। ठीक है, प्ले बटन पे आप क्लिक करो जब आपको ऑडियो प्ले करना है तो, और H2 टैग को क्लोज कर दिया। तो ये एज इट इज आपको दिखेगा वेब पेज पे, है ना, हेडिंग 2 फॉर्मेट में। फिर हमने यूज करा कौन सा टैग? ध्यान से देखो, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, है ना, फॉर विच टू एम्बेड ऑडियो इन वेब पेज। ऑडियो टैग यूज किया, उसके साथ हमने यूज किया कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल्स क्या है? एट्रीब्यूट है। किस टैग का? ऑडियो टैग का। ठीक है, तो एट्रीब्यूट पढ़े ना हमने कि हर एक टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, ऐसी ऑडियो टैग के कंट्रोल्स और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने इसमें एक्सेस कर लिया सोर्स टैग। सोर्स टैग में हमने एट्रीब्यूट यूज किया है सोर्स SRC, और यहां पे आपने पूरे फाइल का पाथ लिखा है। यहां मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है कि ऑडियो फाइल डॉट MP3, देखो एक्सटेंशन के साथ, टाइप के साथ। ठीक है, MP3 क्या है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो आपको यहाँ पे जो फाइल का नाम लिखना है वो पूरा पाथ लिखना है। यदि आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप का पूरा पाथ मेंशन करना है। सी ड्राइव में सेव है, सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में, ऑडियो फोल्डर में आपकी कोई फाइल है तो आपको पूरा पाथ इस तरीके से मेंशन करना है। ठीक है, सी ड्राइव में, यूजर्स फोल्डर में आपकी फाइल है, सपोज ऑडियो भी फोल्डर है, उसके अंदर आपकी फाइल सेव है ऑडियो फाइल डॉट MP3। ओके, तो पाथ जैसे हम इमेज में सेट करते हैं ना कि जहां भी सिस्टम में आपकी इमेज सेट है, ओके, उसी तरीके से आपको ऑडियो और वीडियो फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करना है SRC एट्रीब्यूट में, देन ऑडियो टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा इससे? जब आप यहाँ पे HTML को क्लोज करोगे, बॉडी टैग को क्लोज करोगे, इस पूरी HTML फाइल को कहां पे बनाओगे आप? नोटपैड में बनाओगे, है ना। तो नोटपैड में जब ये फाइल आपकी बन जाएगी, फिर इसे आप .html एक्सटेंशन से सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में जब आप इसे ओपन करोगे, कहां पर? ब्राउजर पर। कहां पर? वेब ब्राउजर पर। जिस भी वेब ब्राउजर पे ओपन करो आप, गूगल क्रोम, मोजिला, कहीं भी, तो आपको आउटपुट क्या शो होगा? तब आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। ध्यान से देखो, H2 टैग में, हेडिंग 2 टैग में हमने लिखा था क्लिक प्ले बटन टू प्ले ऑडियो, आपको वो पूरा एज इट इज दिख रहा है।
ठीक है, ये हमने टेक्स्ट ऐड किया था हेडिंग टू स्टाइल में, तो देखो हेडिंग टू स्टाइल में शो हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो कोड लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। ऑडियो टैग लगाया, कंट्रोल्स लिखा, सोर्स फाइल हमने बताई ऑडियो फाइल डॉट mp3 ऑडियो टैग, तो एक कंट्रोल्स वाले एट्रीब्यूट से आपको ये कंट्रोल यहाँ शो हो रहा है, ये दिख रहा है ना, क्योंकि किसी भी ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए हमें इस तरीके का कंट्रोल दिखता है ना, ये कंट्रोल आपको यहाँ शो हो रहा है, पूरी ऑडियो फाइल इस तरीके से प्ले होगी। जैसे नॉर्मल आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो किसी ऑडियो फाइल को, तो इस तरीके से शो होती है ना। तो समझ में आ गया अच्छे से कि कौन सा टैग यूज किया हमने, कौन सा टैग यूज किया हमने, ऑडियो टैग। ओके, अब यदि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ 2 नंबर में, तो ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि ऑडियो कैसे ऐड करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इतना लिख के आना है, ध्यान से देखो, ऑडियो के लिए कि टू एम्बेड ऑडियो फाइल इन अ वेब पेज वी यूज ऑडियो टैग, ऑडियो कंट्रोल सोर्स एसआरसी ऑडियो फाइल का नाम, देन ऑडियो टैग क्लोज किया। सिर्फ इतना लिख कर आना है, ठीक है। सिर्फ आपसे 2 नंबर में कोड पूछा है तो सिर्फ इतना लिख कर आना है। अंडरस्टैंड, एक लाइन लिखकर कि ऑडियो टैग हम यूज करते हैं ऑडियो को एम्बेड करने के लिए, और आपको ये कोड जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लिख कर आना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये पूरा अच्छे से इसलिए समझाया ताकि आप यदि इसको पूरे प्रोग्राम को रन भी करते हो, पूरे HTML कोड को नोटपैड पे लिख के रन भी करते हो, आपके सिस्टम में यदि फाइल है ऑडियो फाइल, तो इस तरीके से आउटपुट भी आपको शो होगा। क्लियर हुआ है यहां तक अच्छे से। अब वीडियो यदि मर्ज करना है, सॉरी, वीडियो को यदि एम्बेड करना है तो हम HTML कोड के साथ में वीडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है, वेब पेज पे। कैसे करेंगे? टू एम्बेड वीडियो इन HTML वी यूज वीडियो टैग। जैसे अभी ऑडियो टैग देखा, उसी तरीके से वीडियो टैग का यूज करेंगे। इट कंटेन्स 1 और मोर वीडियो सोर्सेज एट अ टाइम यूजिंग सोर्स टैग। सोर्स टैग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा वीडियोस को एम्बेड कर सकते हो। समझ में आया? अभी तो हमने एक ही वीडियो देखी, ऑडियो देखा, उसी तरीके से वीडियो को भी आप एम्बेड कर सकते हो। क्लियर? इट सपोर्ट्स MP4, WebM एंड OGG इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स। जितने भी आपके मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उसमें वीडियो का भी फॉर्मेट होता है ना, वीडियो के फॉर्मेट भी वही MP4 होता है, वीडियो का फॉर्मेट, WebM होता है, OGG होता है, तो ये सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं ब्राउजर्स। ओके, तो किसी भी फॉर्मेट में आपकी वीडियो फाइल होना चाहिए सिस्टम में पहले से सेव, ताकि आप उसका पाथ मेंशन कर सको HTML कोड में। ओके, सो ओनली OGG वीडियो फॉर्मेट डजंट सपोर्ट बाय सफारी। सफारी जो वेब ब्राउजर है वो OGG टाइप को सपोर्ट नहीं करता, ना ऑडियो फाइल को ना वीडियो फाइल को। ओके, सो सिंटेक्स क्या होगा, कौन सा टैग यूज करेंगे हम यूज करेंगे वीडियो टैग, ठीक है, और वीडियो टैग को आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। इन दोनों के अंदर जिस टैग को यूज करेंगे वो होगा सोर्स टैग। सोर्स टैग में SRC एट्रीब्यूट में हम वीडियो फाइल का नाम और वीडियो फाइल का टाइप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे इमेज ऐड करते हैं तो इमेज का सोर्स ऐड करना होता है ना, अभी ऑडियो ऐड करा तो ऑडियो का भी सोर्स हमने ऐड किया, वैसे आपको वीडियो टैग के अंदर वीडियो का सोर्स टैग में सोर्स फाइल का पूरा पाथ मेंशन करना है। कैसे? एग्जांपल देखें। ओके, सो एग्जांपल देखो, HTML हेड, टाइटल हेड, यहां तक तो क्लियर है, ये एक फॉर्मेट है हमारा। टाइटल देना आपको फाइल का तो नाम, तो आप टाइटल भी सेट कर सकते हो। बॉडी टैग में देखो वही लिखा है मैंने, अगेन H2 में क्लिक प्ले बटन टू प्ले ऑडियो या वीडियो। आप वीडियो प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे आप वीडियो लिखोगे, ओके, ताकि आपको शो होगा कि इस प्ले बटन पे आप क्लिक करोगे वीडियो के, तब आपको वीडियो प्ले होती हुई शो होगी। अब यहाँ पे देखो यूज किया हमने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस टैग का यूज करके आप क्या करोगे, जिस टैग का यूज करके आप वीडियो कंट्रोल ऐड करोगे वेब पेज में, है ना, तो वीडियो टैग यूज किया, कंट्रोल एट्रीब्यूट यूज किया, कंट्रोल एट्रीब्यूट का यूज करोगे तो आपको कंट्रोल शो होगा, बटन शो होगा जिसपे क्लिक करने से ऑडियो या वीडियो प्ले होगा। अंडरस्टैंड? इस कंट्रोल का मतलब समझ में आया ना, कंट्रोल एट्रीब्यूट का। सोर्स के अंदर SRC एट्रीब्यूट में हमने पूरी फाइल का नाम लिखा है, वीडियो फाइल डॉट MP4, ठीक है। तो वीडियो फाइल जब आप यहाँ पे जो भी पाथ होगा, जहां भी सेव होगी, वो पाथ आपको मेंशन कर देना है, टैग क्लोज कर देना है, देन बॉडी और HTML टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपने कहां लिखा कोड, अगेन ये आपने लिखा नोटपैड पे, और नोटपैड पे लिखने के बाद आपने इसको सेव किया .html एक्सटेंशन के साथ। सपोज v.html से सेव कर लिया, फिर इस फाइल को आपको ओपन करना है। कहां पर ओपन करना है इसको? आपको ब्राउजर पर ओपन करना है। अब जब आप इस ब्राउजर पर इस वीडियो फाइल .mp3 को ओपन करोगे, है ना, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखो क्या दिखेगा,
वही H2 टैग में लिखा हुआ दिखेगा क्लिक प्ले बटन टू प्ले द वीडियो। तो जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपको प्ले होती हुई शो होगी। ओके, सो समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से आप ऑडियो और वीडियो को HTML पेज में एम्बेड कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो? बाय यूजिंग ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग। अब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है? ऑडियो वाला वो फॉर्मेट लिखना है और ये वीडियो वाला फॉर्मेट लिख देना है आपको। समझ में आया? ये मैंने पूरा डिटेल में इसलिए समझाया है, इनकेस ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में 3 नंबर में पूछते हैं तब आप क्या करोगे, है ना? तब आपको इस तरीके से पूरा आंसर एक्सप्लेन करके आना है। क्लियर हुआ? ये पूरा कोड यदि आप HTML में नोटपैड में लिखोगे और यहाँ पे आप प्रॉपर फाइल का पाथ सही मेंशन करोगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट भी शो होने वाला है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मेट लिखना है। ये वीडियो के लिए लिखना है, ठीक है, कि वीडियो टैग का यूज करना है, और ये आपको ऑडियो के लिए लिखना है कि हमें ऑडियो कंट्रोल्स का यूज करना है, ऑडियो टैग का यूज करना है ऑडियो को प्ले करवाने के लिए। कहां पर? वेब पेज में। सो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि वेब पेज में आप जो इंटरनेट पे जो पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेज कहते हैं, उन वेब पेज में HTML का यूज करके आप इमेज, टेबल, लिंक, ऑडियो, वीडियो सब ऐड कर सकते हो, सब चीजों को एम्बेड कर सकते हो, शो करवा सकते हो और एक अट्रैक्टिव सा, एक डेकोरेटिव सा वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करके तो हम और अच्छे अच्छे डेकोरेटिव वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म URL? देखो अब ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, URL इंटरनेट बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि URL क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस से कैसे डिफरेंट है? अब देखो इसके आगे पूछा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। तो यहां पे देखो दोनों चैप्टर से मर्ज्ड क्वेश्चन बना हुआ है ये एक, कि URL क्या होता है। URL आपने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा है ना, URL के टाइप, URL में क्या क्या होता है, वो सब चीज हमने पढ़ी। और ईमेल एड्रेस के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। ओके, तो URL और ईमेल एड्रेस ये दोनों आपस में कैसे अलग अलग है? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 नंबर में पूछा है आपसे क्वेश्चन। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, मैंने डिटेल में समझाया उसको, उसमें आपको ऑडियो वीडियो लिखना है सिर्फ। ठीक है, अब यहां पे आपको पूछा है कि URL से क्या समझते हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं URL की क्या देना है, URL की आपको डेफिनेशन देना है। क्या देना है? URL की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद पूछा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। तो सेकंड वाले में आपको लिखना है डिफरेंस। क्या लिखना है? डिफरेंस। किसके बीच में? डिफरेंस फ्रॉम URL एंड ईमेल एड्रेस। तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 नंबर में पूछा है। इट मींस कि आपको क्या करना है? 1 नंबर में लिखना है URL की डेफिनेशन, 1 नंबर में लिखना है आपको डिफरेंस, तब ये मिलकर हो जाएंगे 2 नंबर, है ना। इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो इसी तरीके से होगी कि 1 नंबर में आपको URL की डेफिनेशन लिखना है और 1 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है डिफरेंस। बात समझ में आई? तो चलो देखो इसका आंसर क्या लिखा है। अब URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? जल्दी देखो इसका आंसर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज बेसिकली अ वेब एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ रिसोर्स ऑन इंटरनेट। ये हो गई आपकी URL की डेफिनेशन। मतलब जब आपने इतना लिख दिया तो आपके 1 नंबर हो गए पक्के। समझ में आया कि URL स्टैंड्स करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स को आप विजिट करते हो। आप मैग्नेट ब्रेन्स की भी वेबसाइट देखते हो, आप ये मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे इंटरनेट पे ही, ओके, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, वेबसाइट का यूज करके देख रहे होंगे, या आप अपने स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो ये जो वेबसाइट्स होती है ये कहाँ सेव होती है? सर्वर पे सेव होती है। तो सर्वर पे बहुत सारी चीजें सेव होती है, बल्क में डेटा सेव होता है। कहां सेव होता है, कैसे सेव होता है, कैसे आप उसे पहचानते हो, कैसे सर्वर से वो चीजें एक्सेस की जाती है? कुछ एड्रेस, कुछ पाथ तो होना चाहिए, राइट। तो उस एड्रेस, उस पाथ को ही क्या कहा गया है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? वेब एड्रेस होता है। किसका? वेब पेज का। जो भी डेटा आपका इंटरनेट पे सेव है, सर्वर पे सेव है, वहां से उस डेटा को यदि आपको एक्सेस करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है वेबसाइट के नाम की, उसके URL की। वेबसाइट का नाम ही एक्चुअली URL होता है, कंप्लीट URL। ठीक है, समझ में आया? तो वेब एड्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स का मतलब वेबसाइट, वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे सेव है।
क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, यूआरएल की। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूआरएल, तो यूआरएल का यहां तक हमने डेफिनेशन समझाया। अब बात आती है डिफरेंस की कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस से कैसे अलग है? सो एन ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट ऑफ मेल सर्वर। The main difference is that email address contains an @ sign whereas the URL never has it. An email address does not start with www. ओके अब इस डिफरेंस को आप दो तरीके से भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो या फिर आप प्रॉपर कॉलम बनाकर भी लिख सकते हो डिफरेंस, है ना? क्या URL और ईमेल एड्रेस में आप प्रॉपर इस तरीके से भी डिफरेंस लिख सकते हो। क्या लिखा है डिफरेंस यहाँ पे कि यूआरएल में ईमेल एड्रेस में @ सिंबल होता है और इसमें @ सिंबल नहीं होता है। ओके यूआरएल में www एग्जिस्ट करता है बट www कभी भी आप ईमेल एड्रेस में नहीं देखते हो। ओके इन दोनों की इंपॉर्टेंस है, क्लियर? यूआरएल क्या होती है, किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस, किसी भी वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस। एड्रेस किससे होता है, हमेशा स्टार्ट होता है, जो यूआरएल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है ऑलवेज किसके साथ, वो स्टार्ट होती है यूआरएल हमेशा HTTP के साथ। अगर यूआरएल की बात करते हैं तो यूआरएल आप हमेशा देखना HTTPS प्रोटोकॉल के साथ होती है। यहां पे आपको दिखता है www। अगर हम गूगल की बात करते हैं या मैग्नेट ब्रेन्स की बात करते हैं तो magnetbrains.com पूरा आपको शो होगा, magnetbrains.com, है ना? तो जो पाथ, जो वेब एड्रेस HTTPS से स्टार्ट हो रहा है प्रोटोकॉल के साथ, www वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू हो रहा है ना, वो कहलाता है आपका यूआरएल कंप्लीट नाम, ठीक है, किसी भी वेब पेज का। ईमेल एड्रेस हमेशा क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, मेल सर्वर पर आपके द्वारा क्रिएट किया गया अकाउंट होता है एक तरीके से, ठीक है? तो ईमेल एड्रेस हमेशा किस में डिवाइड होता है, यूजर नेम @ डोमेन नेम, है ना? यूजर नेम और डोमेन नेम में डिवाइड होता है। तो सपोज हम यदि बात करें मैग्नेट ब्रेन्स के ईमेल एड्रेस की, तो हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया magnetbrains @ अब ये हमारा हो गया यूजर का नाम, @ से सेपरेट की ये यूजर नेम कहां पर सेव है, जिस सर्वर पर सेव है, गूगल जीमेल पर है, हॉटमेल पे, रेडिफमेल पे, जहां पे सेव है। सपोज ये जीमेल पर, जीमेल का अकाउंट है तो gmail.com, ये आपका डोमेन नेम, ये हो गया आपका यूजर नेम, ठीक है? तो ये कहलाता है ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट में @ सिंबल होता है और यूआरएल में www, मतलब कि ये जो magnetbrains.com की नाम की जो वेबसाइट है वो कहां सेव है, सर्वर पर सेव है, ठीक है? और ये एक ईमेल अकाउंट है जो कहां पे आपने क्रिएट किया हुआ है, gmail.com एक मेल सर्वर पे आपने क्रिएट किया हुआ है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना, डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ, कैसे लिख सकते हो, है ना? इस तरीके से आपको आंसर लिखकर आना है। क्लियर हुआ यहां तक? ओके अब क्या देखा था हमने कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस है, सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चंस है ना, जिसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा चॉइस के साथ। तो वो चॉइस के साथ वाला कौन सा क्वेश्चन है, यही सेकंड क्वेश्चन है जो आपको चॉइस के साथ दिया हुआ है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में अब या तो आप पहले वाला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो या फिर आप इसके बाद वाला अटेम्प्ट करो। इसके बाद में और में क्या पूछा है आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूज ग्रुप। देखो अगेन इसको 2 पार्ट में पूछ लिया क्वेश्चन को कि न्यूज ग्रुप से आप क्या समझते हो एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग। तो मतलब यहाँ पे न्यूज ग्रुप की डेफिनेशन 1 नंबर की होगी और उसके बाद जो डिफरेंस लिखोगे वो 1 नंबर का होगा, ऐसे मिला के 2 नंबर हुए हैं। बात समझ में आई? तो अब इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम कि न्यूज ग्रुप क्या होता है और कैसे ब्लॉग से ये डिफरेंट होता है। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर यहां मेंशन किया हुआ है मैंने कि न्यूज ग्रुप इज एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप। ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका, ओके? इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होता है न्यूज ग्रुप। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, एग्जांपल साइबर सेफ्टी। अब न्यूज ग्रुप नाम से ही हम क्या समझ रहे हैं, है ना? मैं बना चुकी हूं उस पर भी वीडियो, आपको हो पता होगा, देखा होगा आपने वीडियो कि न्यूज ग्रुप नाम से हम क्या समझ रहे हैं कि न्यूज ग्रुप वो ग्रुप इंटरनेट पे जिससे हमें कुछ ना कुछ न्यूज मिल रही है किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, ओके? तो ये इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप होते हैं जिसमें कुछ लोग जुड़े होते हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई कंक्लूजन निकलता है ना? एक डिसीजन लेते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके किसी न्यूज के अकॉर्डिंग, किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वो न्यूज ग्रुप होता है, ठीक है? अब उसमें पीपल क्या कर सकते हैं, पीपल कैन पोस्ट मैसेजेस ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक से रिलेटेड ही आप उस ग्रुप में मैसेजेस पोस्ट कर सकते हो,
समझ में आया? जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, आपका स्कूल ग्रुप होता है तो उसमें सिर्फ आप स्कूल से रिलेटेड ही बात करते हो, टीचर से रिलेटेड, सब्जेक्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड बात करते हो, ठीक है। यदि कोई और बात आप करते हो, कोई जोक सेंड करते हो या कुछ करते हो तो आपकी टीचर आपको डांट लगाती है कि ऐसे कोई मैसेजेस सेंड नहीं करना है ना। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि न्यूज ग्रुप में कुछ पीपल कनेक्टेड होते हैं, उस ग्रुप में पीपल्स होते हैं जो आपस में किसी टॉपिक पे बात करते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, जस्ट उसी तरीके से ये डिस्कशन ग्रुप होता है। समझ में आ गया? इसको कोई भी पीपल ज्वाइन कर सकता है, एनीवन कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। जो उस टॉपिक में इंटरेस्ट रखता है स्पेशली वही पीपल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में जो भी टॉक होती है एट द एंड उस पर कोई कंक्लूजन निकलता है, कोई रिजल्ट एनालाइज किया जाता है। ओके, सो न्यूज ग्रुप क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं अब हम ब्लॉग पे। ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग एक्चुअली वेबसाइट की तरह होते हैं। समझ में आया? ब्लॉग क्या होते हैं? इट इज मोर लाइक अ वेबसाइट where an individual or a group of people write about anything that interest। जैसे किसी को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, बहुत डीप नॉलेज है उसे बास्केटबॉल का, तो उसने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया बास्केटबॉल से रिलेटेड। अब वो डेली की अपडेट उसमें डालता है बास्केटबॉल से रिलेटेड, तो अदर पीपल्स जो होंगे बास्केटबॉल से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो उसकी न्यूज को पढ़ेंगे, वो उसके ब्लॉग को देखेंगे, उसको कमेंट करेंगे, आप उसे शेयर कर सकते हो, है ना। तो ब्लॉग्स क्या होते हैं? एक तरीके की वेबसाइट होती है। जैसे कि आप अपने वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसा एनवायरनमेंट एक क्रिएट करते हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने इंटरेस्ट की चीजें वहां अपलोड कर रहे हो, पीपल्स उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ओके, अब ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, किसी से भी रिलेटेड। इट इज यूजुअली ओन्ड बाय इंडिविजुअल। अब यहाँ ग्रुप में ब्लॉग क्रिएट किया जाए ये जरूरी नहीं है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी ब्लॉग क्रिएट कर सकता है ना। वी कैन ओनली पोस्ट कमेंट ऑन अ ब्लॉग इफ इट इज अलाउड टू डू सो। यदि आपको परमिशन है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो। तो ब्लॉग इंडिविजुअल के थ्रू क्रिएट किया जाता है, एक वेबसाइट जैसा होता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसा भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, पीपल उस पर कमेंट कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यदि परमिशन होती है तो। लेकिन न्यूज ग्रुप क्या हुए? न्यूज ग्रुप में ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड होते हैं जो किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ओके, ये एक डिस्कशन ग्रुप जैसा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया आंसर लिखने का तरीका। आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखनी है। जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, जैसा पूछा है उतना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हाइपरलिंक? अभी आ गया HTML का क्वेश्चन। देखो, HTML 2 में हमने हाइपरलिंक पढ़ा था, तो हाइपर टेक्स्ट लिंक, हाँ वही हाइपरलिंक का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट लिंक, है ना। हाइपरलिंक का फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो हाइपर टेक्स्ट लिंक। मतलब हाइपरलिंक क्या हुआ? देखो, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। हाइपरलिंक पूछे, हाइपर टेक्स्ट लिंक पूछे, दोनों एक ही चीज है। हाइपरलिंक की डेफिनेशन हमें लिखना है। Give the name and the syntax for the HTML tag which is used for creating hypertext link। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए आप क्या सिंटेक्स फॉलो करते हो और कौन से टैग का यूज करते हो? 1 नंबर में आपको इसका डेफिनेशन लिखना है और दूसरा बचा हुआ जो 1 नंबर है उसमें आपको उसका नाम लिखना है टैग का और उसका सिंटेक्स लिखना है। मतलब इस क्वेश्चन को देखो, अगर लॉन्ग आंसर में देखा जाए तो बहुत बड़ा चला जाएगा, शॉर्ट आंसर में पूछा है तो कैसे लिखोगे आप? आपको हाइपरलिंक का डेफिनेशन प्लस सिर्फ उस टैग का नाम लिखना है जिस टैग को यूज करते हो आप हाइपरलिंक क्रिएट करने में, और उसका सिंटेक्स कि किस तरीके से उस टैग का यूज किया जाता है। समझ में आया? मतलब हाफ मार्क्स के ये 2 हो गए, टैग का नाम और उसका सिंटेक्स, और जो डेफिनेशन है हाइपरटेक्स्ट की वो हो गई आपकी 1 नंबर की। तो ऐसे हो गए आपके पूरे मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अब हाइपरलिंक क्या होती है? HTML में वेब पेजेस को आपस में लिंक करना है, अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करना है, या किसी टॉपिक को, मोर देन 1 टॉपिक है किसी पेज में, उन्हें लिंक करना है आपस में। ठीक है, वेब पेज पे लिंकिंग एक्चुअली क्रिएट करना है वेब पेजेस के बीच में, तब हम हाइपरटेक्स्ट लिंक का यूज करते हैं, है ना। तभी हमें जरूरत पड़ी हाइपरटेक्स्ट लिंक की। तो हाइपरटेक्स्ट लिंक अलाउड टू लिंक HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट और इमेजेस। अब ये लिंक आप टेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इमेज पे भी। सपोज आपने देखा होगा ना हाइपरलिंक, तो मैंने प्रैक्टिकल भी बताया है आपको, प्रैक्टिकल ऑडियो वीडियो सारी चीजें मिलेगी आपको, थ्योरेटिकल। क्लिक हियर, आपने इस क्लिक हियर पे जब क्लिक किया तो आपको एक पेज शो हुआ। तो ये क्या हुआ? ये आपने लिंक क्रिएट करी, कहां पे? लिंक ऑन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पे आपने लिंक क्रिएट करी। ठीक है, अब यहां पर मैंने कोई इमेज बनाई, सपोज मैंने कोई फ्लावर की इमेज बनाई है। ठीक है, और जब आप इस फ्लावर पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक वेब पेज होगा जिसमें फ्लावर से बहुत सारी डिटेल आपको खुल जाएगी। ओके, तो ये इमेज पे लिंक क्रिएट हुई। तो हम हाइपरलिंक
टेक्स्ट पर भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज पर भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो हाइपरलिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट और इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट टू न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे इस 2 लाइन में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। पहली बात तो जो मैंने बताया कि टेक्स्ट और इमेज पे लिंक क्रिएट कर सकते हो, दूसरी चीज क्या कि हाइपरलिंक 2 तरीके की होती है ना, बताया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्या होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां पे उन दोनों को बताया हुआ है, और करके आपको बताया इंटरनल के बारे में, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल, कि जब भी किसी टेक्स्ट या इमेज पे क्लिक करोगे तो नया वेब पेज खुलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हाइपरलिंक। और किसी एक पेज में, ये पेज है हमारा वेब पेज, बहुत लॉन्ग पेज है, यहां पे आपने 5 पॉइंट्स क्रिएट करे और इन 5 पॉइंट की डिटेल यहां पे आपने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने सेक्शन बना दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे 5 सेक्शंस नीचे बने हुए हैं। जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस सेम वेब पेज के इस पोर्शन पे, यहां क्लिक करोगे तो इस सेक्शन पे आ जाओगे, यहां क्लिक करोगे तो इस सेक्शन पे आ जाओगे। तो एक सेम वेब पेज में जब आप लिंक क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी इंटरनल हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को ध्यान से पढ़ो, इन दोनों लाइन में बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेफिनेशन जब आपसे पूछी जाए ना, तो हमेशा डेफिनेशन ऐसे सॉलिड लिखनी है कि आप बहुत सारा एक्सप्लेन कर रहे हो इन प्रिसाइज फॉर्म, क्योंकि मार्क्स यहां पे कम है। ओके, सो हाइपरलिंक अलाउस अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट और इमेजेस टू अनदर डॉक्यूमेंट, ये होगी इंटरनल, एक्सटर्नल और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो आप दोनों तरीके से हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो। ये आपका 1 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब उसके बाद आ जाओ, जो पूछा था गिव द नेम ऑफ द टैग। तो हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए टैग का नाम क्या होता है? एंकर टैग। कौन सा टैग यूज करते हो आप हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए? एंकर टैग का यूज करते हो। अब इसका सिंटेक्स किस तरीके से यूज करते हो? जब आपने टैग का नाम लिख दिया तो हाफ मार्क्स आपके कंप्लीट। आगे आ जाओ, एंकर टैग के साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं HREF, दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस, कि आप किस पेज को लिंक करना चाह रहे हो, है ना। जैसे अभी हमने क्या देखा, ऑडियो वीडियो फाइल देखा था, इमेजेस देखा था, SRC एट्रीब्यूट का यूज करके आप फाइल का पाथ लिख रहे थे, चाहे फाइल आपकी इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो। उसी तरीके से यहाँ पे जिस वेब पेज को आपको लिंक करना है, HREF में हम क्या मेंशन कर देते हैं? उसकी लिंक मेंशन कर देते हैं, ठीक है। एंकर टैग में आपने लिंक मेंशन कर दी, हाइपरलिंक टेक्स्ट लिखा, ए टैग को क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया? इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंटेक्स, हाफ मार्क्स कंप्लीट, और ये हो गया आपका नाम, टैग का नाम, जिस टैग को आप यूज करोगे। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 नंबर स्पेशली 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको बहुत सॉलिड तरीके से लिखने हैं और बहुत अच्छे से लिख कर आने हैं, सारी चीजें कवर हो जानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहित अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th wants to represent a table in web page but he is unaware about the table tag। देखो 4th क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 1 का, 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा है इसमें कि रोहित एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, ये हमें सपोज करना है, और वो HTML में एक टेबल क्रिएट करना चाहता है, मतलब वेब पेज पे एक टेबल क्रिएट करना चाह रहा है, बट उसे नहीं पता है कि टेबल क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है ना, कौन से टैग होते हैं। सो एक्सप्लेन हिम द रोल ऑफ TR एंड TD टैग। तो टेबल टैग के 2 टैग्स होते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, आपसे घुमा के क्वेश्चन कर लिया इन्होंने कंडीशन देकर, ऐसा नहीं होता है। सिंपल से भी पूछ सकते थे कि TR TD टैग क्या होते हैं, टेबल टैग के समझाओ, है ना। बट देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। ओके, सो कुल मिला के बात क्या है कि आपको TR और TD टैग को यहाँ पे समझाना है टेबल टैग के। राइट HTML कोड ऑफ अ टेबल एंड शो द यूज ऑफ TR एंड TD टैग। आपको क्या करना है? HTML कोड पूरा लिखना है टेबल टैग का, जिसमें आप TR और TD टैग को यूज करोगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये देख लो वापस, है ना, जिसमें आपको क्या करना है? पूरा HTML कोड लिखना है एक टेबल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें TR और TD टैग का यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, आप बहुत बड़ी सी टेबल क्रिएट करने मत बैठ जाना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। छोटे से 2 रो 2 कॉलम की टेबल आप क्रिएट करके बता देना। ओके, कैसे? जैसे आपको मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखो। ओके, क्या यहाँ पे शो हो रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? TR डिफाइंस टेबल रो एंड TD डिफाइंस टेबल डेटा सेल। पहली चीज तो क्या दिख रही है आपको यहाँ पर कि TR और TD टैग क्यों यूज किए गए। भाई रोहित को नहीं पता है कि टेबल टैग के कौन से टैग का यूज करना है, तो टेबल टैग में टेबल क्रिएट करने के लिए, है ना। अब टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें होती है रो और उसमें होते हैं कॉलम्स। ये आपकी रो हो गई, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। ये आपके 2 कॉलम्स हो गए। तो रो कॉलम से मिलकर टेबल बनती है,
तो रो के लिए हम टीआर टैग का यूज करते हैं जिसमें आप रो को डिफाइन करते हो, और टेबल में जो लिखते हो आप, हर रो कॉलम से मिलकर एक सेल बनती है ना, हर रो और कॉलम से मिलकर ये क्या बनती है, एक सेल बनती है। इस सेल के अंदर हम क्या एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, हर सेल में डेटा एंटर करते हैं। तो इसके लिए जिस टैग का यूज किया जाता है वो होता है टीडी टैग, जिसको हम डेटा, टेबल डेटा सेल भी कहते हैं, टेबल डेटा कहते हैं, या टेबल के अंदर जो डेटा में, सेल में जो डेटा आप एंटर करते हो वो भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात हुई कि टीआर और टीडी टैग के बारे में आपने समझाया कि टीआर टैग यूज्ड टू डिफाइन टेबल रो एंड टीडी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल डेटा और सेल। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, HTML कोड लिखना है। ये आपका हो गया 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 1 मार्क्स का पूरा कोड होगा। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे HTML कोड मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हमने HTML टैग स्टार्ट कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया। बॉडी टैग में हमने ओपन किया टेबल टैग, है ना। टेबल टैग के अंदर अब आपको टेबल रो स्पेसिफाई करना है, दैट इज टीआर, कि टेबल में आप कितनी रो क्रिएट करने वाले हो। तो सपोज हम पहली रो क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हमने टीआर टैग यूज किया। अब टीआर टैग क्या होता है, एक कंटेनर टैग होता है, यहां स्टार्ट किया, यहां एंड किया। अब टीआर टैग मतलब टेबल रो में कितने डेटा क्रिएट करना है आपको, रो में कितने कॉलम्स होने चाहिए, तो वो स्पेसिफाई करा हमने टीडी टैग का यूज करके। टीडी टैग स्टार्ट किया, 1 लिखा और टीडी टैग क्लोज, फिर अजय लिखा, फिर टीडी टैग क्लोज, आर्ट्स लिखा, फिर टीडी टैग क्लोज किया। ये पहली रो क्रिएट करी। दूसरी रो क्रिएट करना है, उसके लिए हमने फिर टीआर टैग का यूज किया, और उसमें फिर हमने 3 टीडी टैग को यूज कर लिया, टू, विजय एंड कॉमर्स, ठीक है। देन टेबल टैग आपने क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML क्लोज किया। तो ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट ध्यान से देखो। अब जब आपने ये लिखा और इसको आपने सेव किया, किससे सेव किया, .html से, कहां पर, नोटपैड में, ठीक है। तो आउटपुट कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है ना ये आउटपुट। अब यहाँ पे देखो, आपको ये जो फॉर्मेट था, ये देखो ध्यान से, ये एक रो दिख रही है, पहली रो, और ये आपको दिख रही है यहाँ पे दूसरी रो। ये हमने टीआर टैग से क्रिएट किया, ये भी हमने टीआर टैग से क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रही टेबल की, दिख रही है क्या बॉर्डर, नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल टैग में कोई बॉर्डर यूज नहीं किया। यदि आप टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हो तब आपको बॉर्डर भी शो होगी। तो क्या दिखा आपको, यहाँ पे 3 टीडी टैग का यूज दिखा। मतलब मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारी हो गई टेबल जिसमें आपने क्रिएट करी है 2 रो। ये पहली रो टीआर टैग से यहां तक, ओके, ये दूसरी रो। तो ये टीआर टैग हमने यहां यूज किया 2 रो के लिए। अब इसमें आपने 3 टीडी टैग का यूज किया है। पहला टीडी टैग लगाया, दूसरा टीडी टैग लगाया, तीसरा टीडी टैग लगाया, मतलब आपने 3 कॉलम क्रिएट किए। पहले वाले कॉलम में आपने लिखा, टीडी टैग के अंदर एंटर किया डेटा 1 अजय, ओके, आर्ट्स। दूसरे वाले में आपने क्या एंटर किया है, 2 विजय कॉमर्स। तो यहां पे आ जाएगा 2 विजय कॉमर्स। तो ये क्या हो गई, एक टेबल क्रिएट हो गई। किस टैग का यूज किया, टीआर टैग और टीडी टैग का। तो टीआर टैग टेबल रो क्रिएट करने के लिए यूज हुआ। टीआर टैग से आप रो बता सकते हो कितनी रो होगी, 2 रो हमने यहाँ क्रिएट करी है, और इन 2 रो में क्या डेटा आपने एंटर करना था वो हमने स्पेसिफाई किया टीडी टैग से। अब ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, बॉर्डर शो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने टेबल टैग में क्या यूज नहीं करा है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिंपल पूछा था कि टेबल क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्रिएट करना है, टीआर टीडी टैग को बता दो, वो हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो आउटपुट इस तरीके से आएगा बेटा, देखो, ठीक है। जब आप टेबल टैग में यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 2 3 कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करोगे, तब आपको इसके आसपास बॉर्डर भी शो होगी। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया। टेबल टैग की वीडियोस पहले से बनी हुई है जिसमें हमने अलग अलग तरीके से टेबल क्रिएट की है। ओके, उसमें बॉर्डर, उसके डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट सब प्रैक्टिकल के साथ मैंने समझाया हुआ है। ओके, सो आपको कहीं नहीं जाना है, ये समझ में आ रहा है, ऑब्वियस, अच्छी सी बात है। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप टेबल टैग ध्यान से समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की लिंक दी हुई है जहां मैंने टेबल टैग अच्छे से समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Define internet and write its 2 uses in our daily life. How it is different from the World Wide Web. अब ध्यान से देखो, यहां हम शुरू कर रहे हैं क्या, सेक्शन नंबर बी। मतलब अब जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 3 मार्क्स के। अभी तक कितने मार्क्स के डिस्कस कर लिए, 2 मार्क्स के। अब 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स यूजेस इन आवर डेली लाइफ। आपको इंटरनेट को डिफाइन करना है, आपको उसके 2 यूजेस लिखना है जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं,
और ये कैसे डिफरेंट है वर्ल्ड वाइड वेब से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक एक नंबर के हिसाब से। एक नंबर में इंटरनेट डिफाइन करोगे, एक नंबर में 2 यूजर्स लिखोगे जो होंगे आधे आधे नंबर के, ठीक है। बाकी एक नंबर में फिर आप लिखोगे डिफरेंस। तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके 3 क्वेश्चंस, ओके, इस सिंपल एक क्वेश्चन के अंदर ही। क्लियर हुआ अच्छे से? तो अब इंटरनेट को कैसे डिफाइन करोगे आप, क्या होता है इंटरनेट? फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाया है मैंने इंटरनेट के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने इंटरनेट को। अब यहाँ 3 मार्क्स में लिखना है, मतलब आपको एक लाइन में इंटरनेट की डेफिनेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? ऑब्वियस लिख कर आओगे, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू, है ना। इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट बेसिकली कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क हुआ। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड। वो भी आप यहां से बैठ के आप फॉरेन में किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर और यहां वाला कंप्यूटर आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो जो एक कनेक्शन है होल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, ये कनेक्शन ही इंटरनेट है। समझ में आ गई अच्छे से बात कि इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इन विच ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्यों कनेक्टेड है? टू शेयर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशंस, रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए। ओके, सो यहां तक हो गई हमारी क्या? इंटरनेट की डेफिनेशन। अब आपसे पूछा है कि इसके आपको यूजर्स भी लिखने हैं और बहुत सारी चीजें, तो हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा और लिख लेंगे कि इसके बारे में और समझा देते हैं। इट प्रोवाइड अस विद अ वेरी इजी, फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट का यूज करके आप बहुत इजी वे में, फास्ट वे में, कन्वीनियंटली किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, जब आप लैन कनेक्टिविटी लेते हो या वायरलेस वाईफाई जो भी कनेक्टिविटी लेते हो, तो उसमें जो प्रोटोकॉल एक्चुअली वर्क करता है कनेक्टिविटी के लिए, वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हुई इंटरनेट की। अब आ जाते हैं इसके यूजर्स पे। तो 2 यूजर्स भी लिखकर आने हैं आपको। अब 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो देखो डेफिनेशन भी हमने थोड़ी सी एलैबोरेट वे में लिखी है ना। अब यूजर्स क्या होते हैं? डेली लाइफ में क्या यूज कर रहे हो आप इंटरनेट का? बस आंख बंद करके लिख देना। डेली लाइफ में क्या यूज कर रहे हो? गेम खेलने के लिए यूज कर रहे हो इंटरनेट का, अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो आप, है ना, या फिर आप ऑफिशियल वर्क करने के लिए यूज कर रहे हो कुछ, है ना। तो जो भी यूज कर रहे हो, तो एजुकेशनल साइट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि जो भी आपकी मैग्नेट ब्रेन्स एकेडमी है ना, जो भी एकेडमी को आप पढ़ रहे हो या आप अपने स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग ईमेल सर्विसेज, आप ईमेल सेंड करते हो अपने फ्रेंड्स को, है ना, तो ईमेल के लिए आप यूज कर रहे हो। तो जो भी डेली यूज कर रहे हो आप, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, जिस भी पर्पज के लिए आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, आपको 2 यूजर्स यहाँ लिख देने हैं। बहुत सारे यूजर्स हैं, लिमिटलेस यूजर्स हैं इंटरनेट के अब तो, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वाइड वेब से मतलब कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउ इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो इसका, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट लिखना सॉलिड है हमको। सॉलिड मतलब कि वही लाइन लिखना है जो सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। द वर्ल्ड वाइड वेब और अ वेब फॉर शॉर्ट। वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलते हैं अपन? www बोलते हैं या सिर्फ वेब बोलते हैं। Are pages you see when you are at a device and you are online। जब आप ऑनलाइन रहते हो, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो कहां से मिलती है आपको? आपने ब्राउजर खोला, ब्राउजर पे आपने मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर दिया, magnetbrains.com। अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स का पेज खुल गया, ठीक है। कैसे खुला? कहां से मिला? वेब सर्वर से। वेब सर्वर से, जहां पे सर्वर पे सारी चीजें सेव है, स्टोर है डेटाबेसेस में, वहां से आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया गया, सर्वर ने वो चीज आपके सामने शो करी। तो ये जो www ये क्या है? ये www एक वेब है, एक वेब सर्वर है, जहां पे सारी वेबसाइट अलग अलग यूआरएल के फॉर्म में, अलग अलग वेब एड्रेस के साथ सेव है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हुआ? जब आप ऑनलाइन रहकर कुछ सर्च करते हो, किसी रिसोर्स को, किसी वेबसाइट को, किसी डिवाइस को, किसी पीपल को, गाने सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, मूवी देखते हो, व्हाटएवर वर्क यू डन ऑन इंटरनेट,
तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप काम कर रहे हो, सर्वर से जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सब इंक्लूड होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। इट इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की तरह हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बट व्हाट इज इंटरनेट? अभी बताया मैंने कि वो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट द वेब वर्क्स ऑन। समझ में आया? इंटरनेट क्या है? कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कनेक्शन ऑफ पीपल। समझ में आया? यहां पर इंटरनेट में क्या देखा हमने कि इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर है। यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, और उन कंप्यूटर के ऊपर जब कोई पर्सन वर्क कर रहा होता है किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, तो जब पीपल आपस में कनेक्टेड होते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, किसी भी तरीके से जब पीपल आपस में कनेक्ट हो रहे, कोई मूवी, सॉन्ग, वेबसाइट का यूज करके आप कनेक्ट हो रहे हो, ऑनलाइन आप जब कोई काम कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? कनेक्शन ऑफ पीपल थ्रू सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो डिफरेंस अच्छे से समझ में आया? इसका डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तब। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सब मिल जाना है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। वेल, आपको आंसर्स क्लियर हो गया, ये वाला आंसर भी किस तरीके से लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या होता है? क्या कर रहे हैं हम अभी? मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है? कैसे पढ़ा रहे हैं हम? टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मैं जो पढ़ा रही हूं, मैं जो सैंपल पेपर आपको सॉल्व कर रही हूं, आप वो सीख रहे हो, आप वो समझ रहे हो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, राइट? तो ये क्या कर रहे हैं हम? एक तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो ये ई लर्निंग क्या होता है? जब आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम में जाते हो, आप ऑफलाइन पढ़ते हो, टीचर आपके सामने होता है ना? तो वो ऑफलाइन वर्किंग होती है, वो नॉर्मल लर्निंग होती है, टीचिंग स्टाइल होता है, टीच करते हैं टीचर्स आपको। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक वे में पढ़ रहे हो, मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसीज का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग। ओके, एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है? ध्यान से देख लो, 2 मेरिट्स पूछे, मतलब 2 एडवांटेज पूछे, तो 2 नंबर के 2 एडवांटेज हो गए, और 1 नंबर की हो गई आपकी डेफिनेशन। इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। ओके, सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ई लर्निंग क्या हुआ? डेफिनेशन देख लो। ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग सिस्टम which make use of electronic resources, mainly computers and the internet. यही समझाया मैंने। It encompasses everything from traditional classrooms that incorporate basic technology to online schools and universities. अब हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सारी सब चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है आपको। घर बैठे आपको पूरा कोर्स, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम पेपर, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? बस आपको एग्जाम देने जाना है। तो ये सब चीजें क्या है कि घर बैठे जब आपको सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो इसी को ई लर्निंग कहा है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, पीसीस का, डिवाइसेस का यूज कर रहे हो। ओके, नाउ इसके क्या एडवांटेज हुए? ऑब्वियस एडवांटेजेस आप सभी लिख सकते हो, बहुत इजी है। सिंस एन ई लर्निंग टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी टू टीच, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम टीचिंग करने के लिए, इट्स हाईली इंगेजिंग। Okay, students can learn anywhere, anytime, according to their convenience. स्कूल जाना होता है तो रेडी होना है, यूनिफॉर्म पहनना है, सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, बहुत सारा काम करना है, रेडी होके आपको ब्रेकफास्ट लेकर, बनाकर, खा पी कर जाना है। लेकिन ई लर्निंग क्या है? आप कभी भी किसी भी टाइम पर सोते, उठते, बैठते कभी भी पढ़ सकते हो। आपको कोई रेडी नहीं होना है, ठीक है? बस आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर चार्ज होना चाहिए, इस चीज की आपको ध्यान रखना है, राइट? तो क्या है ये ई लर्निंग? कन्वीनियंट है, इजी है। ओके, thus saving a lot of time and money, और साथ ही साथ आपका लॉट ऑफ टाइम और मनी, सारी चीजें सेव हो रही है। समझ में आ गई बात? तो इसके मेरिट्स भी अब आप लिख सकते हो अच्छे से, पॉइंट वाइज इसको लिख कर आना, ज्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। 2 पॉइंट में कवर कर लेना, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, 2 मेरिट्स हो गए आपके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। तो 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन किस तरीके से आया है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ वेब ब्राउजर इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। अब 3 मार्क्स में भी देखो 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन में चॉइस था, तो वो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चॉइस दिया हुआ है। मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्या पूछा है? अ वेब ब्राउजर इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। वेब ब्राउजर वेब सर्वर से कैसे डिफरेंट है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने इंटरनेट बेसिक्स में सारी चीजें कवर की है। एक्सप्लेन एनी 2 डिफरेंस इन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर विद सुटेबल एग्जांपल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस भी पूछा है, एग्जांपल भी पूछा है, अच्छे से लिखना है इस आंसर को, ठीक है?
और में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज। 3G और 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ओके, 3G 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले वेब ब्राउजर देख लें। A web browser is a software that can be used to browse and display the pages available over internet, whereas the web server is a software which provide these documents when requested by web browser. अभी हमें इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो इंटरनेट में आपने क्या करा, चलो आप फोन से एक्सेस करने वाले हो, ठीक है, फोन से एक्सेस कर रहे हो, लैपटॉप से, पीसी से, कंप्यूटर से, किसी से भी इंटरनेट एक्सेस करना है आपको, अपने फोन को कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, ठीक है, आपने कनेक्ट कर लिया, किसी आईएसपी प्रोवाइडर से आपने सर्विस एक्सेस कर ली, सपोज रिलायंस से, जियो से, कहीं से भी आपने एक्सेस लिया इंटरनेट का। अब ये बताओ, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो आप, लेकिन जब तक आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसका यूज करके आप इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, गाने सुन पाओगे, म्यूजिक डाउनलोड कर पाओगे, मूवी डाउनलोड कर पाओगे, चैट कर पाओगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाओगे, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके, यदि वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे? नहीं। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके आप इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करते हो, उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का यूज करके आप इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो, नेट सर्फिंग कर सकते हो, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, दुनिया भर के इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एज, सफारी, ओपेरा, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जो आजकल लेटेस्ट अवेलेबल हैं। सब अपने अपने फीचर्स के साथ में सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गूगल क्रोम इज द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर। ओके, सो यहाँ पे वेब ब्राउजर किस लिए यूज किया जाता है? वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। सर्वर पर जो वेब पेजेस सेव हैं, उन वेब पेजेस को आप तक डिलीवर, आपके कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप तक डिलीवर कौन करता है? वेब ब्राउजर ही करता है। आप हो ये यूजर है, ठीक है। यूजर एक्सेस करना चाहता है, किसे एक्सेस करना चाहता है? इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो इंटरनेट को जब आपको एक्सेस करना है तो यहां पर है आपका सर्वर, यहाँ क्या है? सर्वर सिस्टम है। तो इस सर्वर सिस्टम पे सब चीजें सेव है भैया, यहां से आपको इसका यूज करना है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट पे कैसे एक्सेस करोगे इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसका नाम है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की मदद से, इसकी हेल्प से आप करोगे सेंड रिक्वेस्ट। किसको सेंड करोगे? वेब ब्राउजर के थ्रू आप रिक्वेस्ट सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास क्या है? बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं जिसमें डेटा सेव होता है, ठीक है। सर्वर क्या करेगा? डेटाबेस से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे सर्च करेगा, सर्च करके फिर वेब ब्राउजर की मदद से आपको क्या सेंड करेगा? रेस्पॉन्स सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा? रेस्पॉन्स। तो बीच में कौन वर्क कर रहा है? ध्यान से देखो, बीच में वर्क कर रहा है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ही आपके सिस्टम में होना चाहिए जिसकी मदद से आप वेब सर्वर पे जो भी डेटा अपलोडेड है, जो वेबसाइट, वेब पेजेस हैं, जो आपको एक्सेस करना है, वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल होती है। ओके, सो दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया ना? फाइन। सो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड करता है आपको डॉक्यूमेंट्स, वेब डॉक्यूमेंट्स। कब? जब आप रिक्वेस्ट करते हो, किससे? वेब ब्राउजर से। ओके, तो मतलब यूजर और सर्वर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम इंटरनेट तो कर ही रहा है, इंटरनेट तो कनेक्शन हुआ, लेकिन सॉफ्टवेयर की यदि बात करते हैं, सॉफ्टवेयर होगा वेब ब्राउजर। समझ में आ गई बात अच्छे से? ओके, अ वेब ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर फॉर वेब सर्विसेज and web server responds the request by providing the required document. वेब ब्राउजर के थ्रू यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब पेज के लिए और वेब सर्वर वेब ब्राउजर को ही रिस्पॉन्स सेंड करता है। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। अपाचे सर्वर इज एन एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर का एग्जांपल्स भी होते हैं, अपाचे सर्वर और भी बहुत सारे सर्वर्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हुए? वेब सर्वर के। तो अब आप इसका डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसका डिफरेंस आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप वेब ब्राउजर लिख देना, यहाँ पे आपने लिख दिया वेब सर्वर, देन यू हैव टू राइट दी 3 पॉइंट्स। ओके, सॉलिड पॉइंट्स लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका ये जो पॉइंट मैंने बताया था कि यहां हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहां से आपको रेस्पॉन्स जनरेट होता है, यहां इसकी डेफिनेशन आ जाने वाली है। थर्ड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहां पे आपने गूगल क्रोम लिख दिया, यहां आपने अपाचे सर्वर का नाम लिख दिया। ओके,
सो इस तरीके से आप डिफरेंस भी बना सकते हो, इसी पॉइंट्स को आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज और वाला, उसी के और में जो क्वेश्चन था वो क्या था, 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। ओके, दो ही डिफरेंस लिखना है, बताया है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ दो डिफरेंस लिखना है, और भी आप लिख सकते हो वैसे। तो 3G एंड 4G टेक्नोलॉजीज फुल फॉर्म देख ले सबसे पहले तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन आने वाला है, 5th जनरेशन, राइट है ना, सबको पता है ना, आपके मोबाइल फोन LTE होते हैं 4G 3G, ठीक है। सो वही टेक्नोलॉजी ही एक्चुअली है। तो 3G द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, एंड 4G क्या है, ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना। अब ये मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपको चैप्टर में। 3G क्या है, 3G है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, और ये ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क पर बेस्ड है, ठीक है। A typical 3G phone can download files at maximum speed up to 21 Mbps। 3G फोन जो होते हैं, सब बोलते हैं ना 3G क्या फोन है, 4G की स्पीड देखो, 4G की स्पीड बहुत अच्छी, और अब तो 5G की और अच्छी स्पीड आने वाली है। तो एक स्पीड होता है, ये कुछ नहीं होता है 3G 4G 5G, जस्ट ये एक जनरेशन है टेक्नोलॉजी की। मोबाइल फोन्स के केस में, मोबाइल फोन के केस में आप थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है इनके फीचर्स पे। स्पीड बढ़ती है, आप एरिया वाइज, जियोग्राफिकल वाइज कनेक्ट हो सकते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी आपको हाई स्पीड से मिल सकती है। तो बस यही फीचर्स के साथ इनको डिफरेंशिएट किया गया है। समझ में आ गई मेरी बात। हाईएस्ट फीचर, जो नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी उसमें आपको हाईएस्ट फीचर, मैक्सिमम स्पीड में मैक्सिमम डेटा अपलोड डाउनलोड और वो सारी चीजें फैसिलिटी मिल जानी है। नाउ 4G कैन डाउनलोड फाइल एट द स्पीड ऑफ 1 Gbps। देखो 3G में Mbps में, मेगाबिट पर सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल्स को, और यहाँ पे आप गीगाबाइट पर सेकंड में फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। 5G में हो सकता है टेराबाइट की स्पीड आपको मिल जाए। बात समझ में आ गई ना। तो 3G 4G क्या है, टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज है कि आप मोबाइल की जो सर्विसेज है उनके कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, किस स्पीड से एक्सेस कर पा रहे हो, क्या फीचर्स है। तो इस 3G के कंपैरेटिवली 4G में ज्यादा फीचर्स मिलना है, 4G के कंपैरेटिवली आने वाले 5G में और ज्यादा फीचर्स मिलना है। ओके, नाउ सेक्शन C यहां से स्टार्ट हुआ है। देखो कौन सा सेक्शन स्टार्ट हुआ है यहां से, सेक्शन नंबर C। 3 सेक्शंस थे जिसमें से 2 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब सेक्शन C में जो क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के थे, वो हमने देखा था इंस्ट्रक्शन में कि 4 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई इंटरनल चॉइस नहीं है यहां पर, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो आप, पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 8, रीड दी केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। मतलब कि यहां पे एक केस स्टडी दी हुई है, जैसे कि आपने टर्म 1 में एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो सेक्शन C में केस स्टडी आई थी, उस केस स्टडी पे बेस्ड आपको 5 एमसीक्यू दिए गए थे, वो आपको टिक मार्क करने थे। वैसे यहाँ पे सेक्शन C में केस स्टडी आपको दी हुई है, इस केस स्टडी को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं, और वो आंसर्स कितने मार्क्स के होंगे, वो आंसर्स आपको 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कोई एमसीक्यू नहीं होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं 1 मार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब टोटल यहां पे इन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस केस स्टडी पे बेस्ड कितने दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर, मतलब 5 आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस केस स्टडी पे बेस्ड, जिसमें से 4 ही क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब केस स्टडी पढ़ ले। ओके, मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट वर्क्स इन IT फर्म। ध्यान से देखो, मिस्टर हरीश क्या है, एक अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कोई IT फर्म में काम करते हैं। एंड ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है, जैसे कोरोना पेंडेमिक सभी को पता ही है, ऑब्वियस। तो ऐसे कोई पेंडेमिक है, हैज बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने अपने ऑनर से घर से काम करने के लिए पूछा, क्या मैं घर से काम कर सकता हूं। देन ही परमिटेड, ही हैज सेट अप हिज ऑनलाइन ऑफिस एट हिज होम। तो उनका जो भी ऑनलाइन उनका जो भी वर्क था, जो भी ऑफिस था, उन्होंने पूरा घर पे सेटअप कर लिया, ठीक है। He has purchased a laptop, उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा, वेब कैमरा खरीदा और अदर एसेसरीज खरीदी जो भी उन्हें रिक्वायर्ड थी। ओके, नाउ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। फिर उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया। एंड परफॉर्म्स हिज वेरियस ड्यूटीज ऑनलाइन, और जो भी उनकी ड्यूटीज ऑफिस में रह के होती थी वो सारी ड्यूटीज उन्होंने ऑनलाइन रह के परफॉर्म किया,
ठीक है। अब वो क्या काम करते थे, लैपटॉप क्यों खरीदा, क्या उनकी वर्किंग थी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हरीश वांट्स टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग with the company's clients such that he can interact as well as see them. Which web services should he avail? अब मिस्टर हरीश क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्हें किस सर्विस की जरूरत पड़ेगी, वेब सर्विस की। अब इंटरनेट का यूज करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। इंटरनेट पे आप किस सर्विस का यूज करते हो, इंटरनेट की, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही आप इसमें वेब कैमरे का यूज करोगे, आप सामने वाले बंदे को देख सकते हो, ठीक है, मीटिंग करते टाइम। क्लियर, समझ में आया? सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है। ये एक क्या है, बेस्ट सर्विस है इंटरनेट की, जो किसी भी पेंडेमिक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप भी यदि अपनी क्लासेस अटेम्प्ट करते हो, स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही तो अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप, गूगल मीट, जूम, इन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, इन्हीं वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो अपने टीचर्स के साथ एजुकेशन लेने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सारे फ्रेंड्स दिखते हैं, अपने टीचर दिखती हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, हम टीचिंग एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करते हैं। ओके, सो क्या हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। अब किस पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, स्काइप, जूम, गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर्स पे। फाइन, सो आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, केस स्टडी समझ में आई। केस स्टडी बेस्ड देखो, सीधा सीधा भी पूछ सकते थे कि विच वेब सर्विसेज अवेलेबल फॉर ऑनलाइन मीटिंग, है ना। ये इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि वर्चुअल मीटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर प्रीतिश सेंड्स एन ईमेल टू हरीश। अब मिस्टर हरीश को मिस्टर प्रीतिश ने एक ईमेल सेंड किया है रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ईमेल कम्युनिकेशन। अब मिस्टर प्रीतिश का जो ईमेल है वो मिस्टर हरीश तक पहुंचा, ठीक है, तो किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इंटरनेट का यूज किया गया। इंटरनेट पे मेल को ट्रांसफर करने के लिए मिस्टर प्रीतिश के कंप्यूटर से मिस्टर हरीश के कंप्यूटर सिस्टम तक किस प्रोटोकॉल ने वर्क किया, ये बताना है आपको कि ईमेल कम्युनिकेट करने के लिए कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल ने वर्क किया। तो इन ईमेल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है व्हाइल ट्रांसफरिंग एन ईमेल, जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है SMTP एंड POP। SMTP का क्या फुल फॉर्म हुआ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, जो मेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एंड POP दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जो क्या करते हैं, ईमेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब ईमेल ट्रांसफर हो रहा होता है तब यही प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। ऐसी कोई फाइल ट्रांसफर हो रही होती है तो FTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए IP TCP IP प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो प्रोटोकॉल्स भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने हर प्रोटोकॉल की वर्किंग देखी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the company's financial head needs to send some high security documents to Mr. हरीश। अब कंपनीज की जो फाइनेंशियल हेड है, ऑनर है, वो मिस्टर हरीश से कुछ सिक्योर डॉक्यूमेंट चाहते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं। ही यूजेस एन एप्लीकेशन विच सपोर्ट्स द डैश प्रोटोकॉल। तो अब सिक्योर चीजें, कॉन्फिडेंशियल चीजें मिस्टर हरीश को सेंड करना है, तो यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा। अब देखो, इंटरनेट पर आप यही चाहते हो कि आपका डेटा सेफ रहे, आप जो काम कर रहे हो, आपका ID, अकाउंट, सारी चीजें सेफ मेंटेन रहे, ठीक है, सिक्योर रहे, है ना। तो उसके लिए आप जिस वेबसाइट का यूज कर रहे हो उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले तो वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो सिक्योर किससे पता करते हैं हम, उस वेबसाइट के URL से। वेबसाइट के URL के पहले यदि आपको इस तरीके का पैडलॉक साइन दिखता है, पैडलॉक साइन, और HTTPS लिखा हुआ दिखता है, S फॉर सिक्योर, मतलब कि आप एक सिक्योर चैनल पर हो, आप एक सिक्योर वेबसाइट के साथ में वर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे इजीली शेयर कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर सही है, सिक्योर है, ये हमें पता होता है। तो HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर कैसे हुआ, उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, उसके पीछे जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है
सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, जो SSH के नाम से भी जाना जाता है, सिक्योर शेल के नाम से, ठीक है। जिसे हम कैसे पहचानते हैं, ये तो वर्चुअली वर्क कर रहा है, ये हमें थोड़ी दिखता है कोई प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? हम इसे पहचानने के लिए देखेंगे क्या कि पैडलॉक साइन अवेलेबल है या नहीं, वेबसाइट के नाम के आगे HTTPS लगा है या नहीं लगा है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है वो SSL प्रोटोकॉल है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करेगा। और सिक्योरिटी के लिए अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, इनक्रिप्शन टेक्निक, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, ओके। और ये टेक्निक्स भी हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में। Okay students, now next question is, in order to gather some information on latest accounting trends, Mr. Harish has to do some research. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग ट्रेंड्स को जानने के लिए और ज्यादा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अकाउंटिंग के, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वो हरीश जो है, मिस्टर हरीश, वो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो ही कैन डू दिस बाय लोकेटिंग साइट्स ऑनलाइन यूजिंग तो अब वो उसके लिए इंटरनेट पे रिसर्च करें तो कहां रिसर्च करेंगे? वेबसाइट्स को सर्च करेंगे, ऑब्वियस। किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे इंटरनेट पे? वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? सर्च इंजन और वेब ब्राउजर इज द बेसिक सॉफ्टवेयर टू नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो वेब ब्राउजर जो बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आप इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, और सर्च इंजन जिसके बिना आप सर्च नहीं कर सकते कोई चीज, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम सर्च इंजन है, राइट। सो बात समझ में आ गई? वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों इसके करेक्ट आंसर हुए। नाउ नेक्स्ट इज जोसेफ द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स अ लिंक टू मिस्टर हरीश। जोसेफ जो कंपनी का सेक्रेटरी है, उन्होंने मिस्टर हरीश को एक लिंक सेंड किया है। क्या सेंड किया है? लिंक which contains important company files, जिसमें important files है कंपनीज की। What should he do in order to access the file? अब उस फाइल को मिस्टर हरीश को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे मिस्टर हरीश? मिस्टर हरीश करेंगे उस लिंक पे क्लिक, और उस लिंक में जो भी फाइल्स होगी उन्हें कर लेंगे डाउनलोड। सो डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम द लिंक। लिंक पे क्लिक करके वो फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इजीली समझ में आ रहा है? आंसर कैसे करना है आपको बहुत इजी तरीके से पूछा हुआ है, बस आपको एग्जाम्पल समझ में आई, केस स्टडी समझ में आई तो आंसर आप कर सकते हो। फाइन, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर्स करने थे। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, सेक्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज। अब HTML हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये एक टेबल यहाँ आपको शो हो रही है, इस HTML टेबल के लिए, सॉरी, ये जो टेबल आपको शो हो रही है इसके लिए आपको HTML कोड लिखना है। as shown below, considering the specification as given below, student can write code for any 4 specification out of the 5 specification। मतलब यहां भी आपको ये जो टेबल बनानी है ना, ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है? HTML कोड का यूज करके वेब ब्राउजर पे। समझ में आया? तो इसके लिए कुल 5 स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि इस टेबल में बॉर्डर क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए टेबल का, फॉन्ट क्या रखना है आपको, मतलब बहुत सारी चीजें जो टेबल से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन है। इस टेबल को डिजाइन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको 5 स्पेसिफिकेशन दी हुई है जिसमें से आपको 4 स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो क्या हो गई वो स्पेसिफिकेशन? पहले तो टेबल ध्यान से देख लो, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास। ओके, ये टेबल की हेडिंग हो गई। इसमें 3 स्टूडेंट की एंट्री है, फर्स्ट नेम FN1, लास्ट नेम LN1, क्लास 12th, ऐसी 2 एंट्रीज और हुई है, मतलब टोटल 3 रो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज हुआ है आपका रो स्पैन और यहाँ यूज हुआ है आपका कॉल स्पैन, मतलब 2 कॉलम को मर्ज किया गया है, 2 रो को यहाँ मर्ज किया गया है। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है? यहाँ यूज हुआ है क्या? कॉल स्पैन। ओके, किसमें? TR टैग में, थर्ड TR, 3 TR टैग हम लगाएंगे, 3 रो है। ओके, तो थर्ड TR टैग में आपको कॉल स्पैन यूज कर लेना है। और यहां पर सेकंड, ये वाला जो आपका कॉलम होगा, यहां पे यूज करना है आपको रो स्पैन। क्या यूज करना है? रो स्पैन। रो स्पैन को कब यूज करोगे आप? सेकंड वाले TR टैग में, जब लास्ट वाले TD टैग पे आ जाओगे, जब आपको रो स्पैन यूज कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 रो थी ना, ये 2 रो को मर्ज किया गया है एक सिंगल रो में। यहाँ 2 कॉलम थे, उनको मर्ज किया गया है एक सिंगल कॉलम में। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, इस तरीके से कैसे आप टेबल क्रिएट करोगे ये वो देख लेते हैं। पहले स्पेसिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर हेडिंग, HTML table should be first level of heading and background color of page should be light cyan। तो अभी हमने देखा ये जो बैकग्राउंड कलर है टेबल का वो लाइट सियान होना चाहिए, और
HTML टेबल हेडिंग सेट होना चाहिए, वो भी हाईएस्ट फॉन्ट में ना, फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग में। फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग के लिए आप H1 टैग का यूज करोगे और टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो यहाँ पे हम टेबल टैग में मेंशन कर देंगे बैकग्राउंड कलर। क्या मेंशन कर देंगे हम? बैकग्राउंड कलर या बैक कलर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कलर का नाम, दैट इज लाइट सियान, तो उससे क्या हो जाएगा? कलर सेट हो जाएगा। और H1 हेडिंग टैग के अंदर हम मेंशन कर देंगे क्या? H1 टैग में HTML टेबल। ठीक है, तो दो टैग ये यूज होंगे। ओके, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। दूसरी स्पेसिफिकेशन देखो, द वैल्यू ऑफ टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट, टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना है, शुड बी 1। तो टेबल टैग के अंदर आपको क्या यूज करना है? बॉर्डर, टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर की वैल्यू क्या सेट करनी है? 1। ये दूसरी स्पेसिफिकेशन हो गई। तीसरी स्पेसिफिकेशन, द टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। टेबल में 4 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, मतलब 4 बार आपको क्या यूज करना है? TR टैग का यूज करना है, और हर TR टैग में आपको 4 टाइम्स से TD टैग का भी यूज करना है। ये थर्ड स्पेसिफिकेशन। फोर्थ स्पेसिफिकेशन, एट्रीब्यूट रो स्पैन शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। रो स्पैन अभी हमने देखा, तो यहां पे आपको एट्रीब्यूट यूज करना है TD टैग का रो स्पैन, और फिफ्थ में आपको यूज करना है कॉल स्पैन। तो अब इनमें से आपको ये जो स्पेसिफिकेशन मैंने यहां मेंशन कर दी है कि हम क्या यूज करेंगे इन स्पेसिफिकेशन के लिए, किन एट्रीब्यूट का, किन टेबल टैग का यूज करोगे आप, क्या एट्रीब्यूट यूज करोगे, इनमें से आपको कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, लेकिन हम यहाँ पे 5 स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। ओके, चलो तो टेबल टैग स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट किया। HTML टैग में हमने लिखा है हेड टैग। टाइटल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी, नहीं तो हेड टैग में हम टाइटल भी स्पेसिफाई करते हैं। हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया। अब बॉडी टैग में देखो पूरी होल टेबल का बैकग्राउंड आपको सेट करना है ना, तो हमने BG कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, लाइट सियान। कलर क्या लिखा हमने? लाइट सियान। ये आपकी पहली स्पेसिफिकेशन यहां पूरी हुई है कि बॉडी टैग के अंदर आपने पूरे वेब पेज का कलर सेट कर दिया है BG कलर, दैट इज लाइट सियान। H1 हेडिंग टैग में आपने क्या लिखा है? हेडिंग लिखी है ना, किस में लिखी? H1 में। तो ये आपकी हो गई पहली स्पेसिफिकेशन यहां पे पूरी। ठीक, आगे आते हैं। टेबल टैग हमने स्टार्ट किया क्योंकि अब टेबल डिजाइन करनी है जिसमें 4 रो 4 कॉलम होंगे। तो टेबल बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। टेबल की जो बॉर्डर, देखो बॉर्डर नहीं लगाओगे तो टेबल बिना बॉर्डर के दिखेगी, बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना जरूरी है, तभी आप बॉर्डर शो कर पाओगे टेबल में। तो बॉर्डर इक्वल्स टू 1 सेट किया, ये हो गया आपका दूसरा स्पेसिफिकेशन। अब 4 रो क्रिएट करनी है तो 4 बार आपको TR टैग का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल की हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो यहां देखो पहला TR टैग हमने यूज किया जिसमें हमने TH टैग का यूज किया है, और हेडिंग क्या थी? रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास। ये हमने TH टैग में हेडिंग क्रिएट कर ली। ये पहली रो आपकी क्रिएट हो गई। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको TR टैग लगाना है। ये नेक्स्ट TR टैग लगाया हमने दूसरी रो के लिए। अब दूसरी रो में क्या देखा था आपने कि रोल नंबर, क्लास, नेम, जो आपने हेडिंग क्रिएट करी उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा एंटर किया। फर्स्ट रोल नंबर है, रोल नंबर एंटर किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्लास एंटर करी। ये TD टैग में हमने टेबल का डेटा एंटर किया। TD टैग यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, थर्ड TD टैग स्टार्ट, TR टैग स्टार्ट किया। तीसरा रो हमने क्रिएट करना शुरू किया। तीसरे रो में फिर हमने क्या कर दिया? 4 रो क्रिएट करी, 4 डेटा क्रिएट किया, जिसमें सेकंड रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। लेकिन सेकंड वाली रो में आपने क्या देखा था कि रो स्पैन हो रहा था, लास्ट क्लास वाले में रो स्पैन हो रहा था। तो यहां हमने यूज कर लिया थर्ड स्पेसिफिकेशन, फोर्थ स्पेसिफिकेशन, दैट इज रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल्स टू 2 क्लास 11th, है ना। देखा था ना आपने, इस तरीके की टेबल आपकी क्रिएट हो रही थी ना, कुछ 4 आपके यहाँ पे कॉलम थे, यहाँ पे आ गई आपके टेबल की हेडिंग। ठीक है, और यहां देखो टेबल का डेटा एंटर किया था, जिसमें से ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। सेकंड में आपने क्या देखा कि ये जो रो स्पैन से यहाँ पे रो स्पैन हुआ है, क्या हुआ है? रो स्पैन हुआ है। तो रो स्पैन मतलब कि कुछ इस तरीके से रो आपकी क्रिएट हुई है। ओके, ये कुछ इस तरीके से समझ में आया? ये रो स्पैन हुआ है। और यहां पर फिर आपका कॉल स्पैन हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? कॉल स्पैन। यहां पे आपने देखा था इन दोनों के कॉल स्पैन हुए हुए। ठीक है, तो रो स्पैन हमने यूज कर लिया यहाँ पे, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 रो को आपको मर्ज करना है, तो रो स्पैन इक्वल्स टू 2 का यूज किया 11th क्लास के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाली रो पर। थर्ड रो हो गया। अब फोर्थ रो में देखो क्या किया है, ये फोर्थ रो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, फोर्थ रो TR टैग का यूज करके। लेकिन फोर्थ रो में आपको लगाना है कॉल स्पैन। पहले तो आपने रोल नंबर एंटर किया 3, और कॉल स्पैन में आपने FN3 और LN3 मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉल स्पैन करके शो किया है।
टेबल का टीआर टैग क्लोज कर दिया, 4 रो क्रिएट हो गई, टेबल टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज किया। तो अब ये कोड लिखने से क्या होगा, ये कोड लिखने से जो टेबल आपकी इस तरीके से शो हो रही थी, ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, जिसमें बॉर्डर 1 होगी, टेबल की हेडिंग होगी, 4 रो होंगी, ठीक है, जिसमें 3 आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन क्रिएट हो जाएंगे। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। रो स्पैन कॉल स्पैन के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें हमने रो स्पैन कॉल स्पैन को अलग अलग तरीके से समझा है, उसको प्रैक्टिकली भी देखा है। ओके, सो होप यहां तक सैंपल पेपर आपको अच्छे से समझ में आया, किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, सेक्शन ए में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे लिखना है, एक चॉइस आएगा, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, एक चॉइस वहां भी आएगा, सेक्शन सी में क्या होगा, आपके क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में किस तरीके से चॉइस मिलना है, कैसे आंसर्स लिखना है, 1 वर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, सो होप यहां तक अच्छे से समझ में आया। यहां फिनिश होता है क्या, आपका सैंपल पेपर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आया। अब आप बोर्ड एग्जाम में जब इस तरीके से पेपर आएगा तो उसे आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई डाउट आई थिंक आपके माइंड में नहीं होगा। ओके, इस पर बेस्ड जितने और क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर से रिलेटेड, शॉर्ट आंसर से रिलेटेड, आपके टर्म 2 से रिलेटेड, बहुत जल्दी हम उन्हें और डिस्कस करने वाले हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।